हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने वाले हैं तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। सारे सवाल आपके दोस्तों प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए सवालों पर आधारित सवाल हैं। एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी में वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। 100% यहाँ से आपको आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प मिलने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। 161वां स्थान है, 40वां स्थान है, 111वां स्थान है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सूचकांक होते हैं आपकी परीक्षा के लिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, इसमें दोस्तों भारत का कौन सा स्थान आया तो आपको ध्यान में रखना है। इसमें भारत का स्थान रहा है 161वां स्थान, 161। अब दोस्तों बात करते हैं इसको जारी करने वाली संस्था को लेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे परीक्षा में पूछी जाती है। रिपोर्टर्स, इसको आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये संस्था है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करती है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 40वां स्थान दोस्तों किसके अंदर है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है? 40वां स्थान है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगर हम बात करें 111वें स्थान की तो दोस्तों आपको बता दें वैश्विक भुखमरी सूचकांक। कौन सा? भुखमरी सूचकांक में वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसमें दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है तो आपको ध्यान में रखना है। इसमें स्थान है 111वां। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक मैं आपको नोट करा देता हूं, इनको आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अगर सवाल पूछा जाए विश्व खुशहाली सूचकांक, खुशहाली के मामले पर भारत देश कौन से स्थान पे है? खुशहाली, विश्व खुशहाली सूचकांक, इसमें दोस्तों भारत अपना कौन से स्थान पे है? 126वें स्थान पे है, 126। अगर हम दोस्तों बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, इसमें दोस्तों भारत कौन से स्थान पे है तो आप नोट करेंगे। इसमें दोस्तों भारत 4th स्थान पर है। कौन से? 4th स्थान पर है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे था? इसमें दोस्तों भारत 8वें स्थान पे था। इसको भी आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। जो सवाल पूछे जा सकते हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट करा दिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? 29 विषय, 18 विषय, 9 विषय, 13 विषय। दोस्तों 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं तो आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें कुल 18 विषय का उल्लेख किया गया है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में दोस्तों कुल कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं। ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। 73वां संविधान संशोधन, कौन सा? 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कब का है? 1992 का अधिनियम है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए 73वां संविधान संशोधन कब का है, ये 1992 का अधिनियम है। लेकिन लागू कब से हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। और ये किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। और दोस्तों इसकी 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय थे। अगर हम दोस्तों बात करें 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन सा? 74वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों नगरीय निकाय, किससे? नगरीय निकाय, ये नगरीय निकाय से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। और दोस्तों इसमें कौन सी अनुसूची है? 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे? कुल दोस्तों 18 विषय थे। इन 4 सवालों को आप नोट करें, परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक किसको माना जाता है? हरिहर एवं बुक्का को माना जाता है, कृष्णदेवराय प्रथम को माना जाता है, या आलिया राम राय को माना जाता है? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे आप। विजयनगर
विजयनगर साम्राज्य, इसका दोस्तों सबसे शक्तिशाली शासक की अगर हम बात करें तो कृष्णदेवराय प्रथम आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण एडिशनल जानकारी को लेकर। अगर सवाल पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर दोस्तों हम बात करें विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक की बात करें तो आलिया राम राय, अंतिम शासक। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर सवाल एक है, लेकिन दोस्तों उसके ऑप्शंस मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किए हैं जिससे कि मैं आपको और सवाल बता सकूं। तो दोस्तों पूरी क्लास को आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक पूछे तो आपको याद रखना है देवराय प्रथम। अगर दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक पूछे तो आप आंसर देंगे हरिहर एवं बुक्का। और दोस्तों अंतिम शासक कौन था? आलिया राम राय। लेकिन दोस्तों एक बार सवाल ऐसे भी पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। अब दोस्तों आपको याद होगा इब्न बतूता परीक्षा में कई बार पूछा गया कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो आपको याद होगा ये दोस्तों मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। और किसके शासनकाल में आया था? ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इसकी एक पुस्तक है बहुत फेमस, रहेला। कौन सी? रहेला इसकी पुस्तक है, रहेला। इन सारी जानकारी को आप अपनी कॉपी में वन लाइनर नोट के रूप में नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत बच्चे इसका नाम सुनकर कंफ्यूज हो गए होंगे। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है आपको, परीक्षा में ऐसे ही सवाल रूप बदल कर आता है और दोस्तों आपको कंफ्यूज कर देता है। सिडबी। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे सिडबी के बारे में हमसे पूछ रहा है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का दोस्तों पूरा नाम है। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता। तो बच्चा जानता है सिडबी का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। अगर दोस्तों बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी सिडबी की। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड। यहां पर दोस्तों चारों ऑप्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इनसे हम आपको 4 सवाल बताएंगे जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों फोटोक्रोमैटिक कांच ये इससे बनाने का किसका उपयोग करते हैं? तो आप याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर बात करें हम दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट की, तो दोस्तों जो चुनाव वाली स्याही होती है, आप दोस्तों इलेक्शन में वोटिंग करने जाते होंगे तो दोस्तों आपकी उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है उसमें दोस्तों किसका मिक्स किया था? सिल्वर नाइट्रेट का। चुनाव वाली स्याही, इसमें दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट मिला होता है जिससे कि दोस्तों वो जल्दी मिटता नहीं है। अगर दोस्तों बात करें सिल्वर आयोडाइड, ये क्या होता है दोस्तों? कृत्रिम वर्षा परीक्षा में पूछ ले, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोस्तों फोटोग्राफी से संबंधित है। कौन सी? सिल्वर आयोडाइड। ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल से सीमा नहीं बनाता है? वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपकी यूपी की परीक्षाओं का। इसको आप स्टार लगाएंगे। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी या फिर बलिया। दोस्तों उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल से सीमा नहीं बनाता? तो आपको ध्यान में रखना है ये बलिया सीमा नहीं बनाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन कौन सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य, सिद्धार्थनगर सीमा बनाता है बलरामपुर। कौन सा दोस्तों? बलरामपुर सीमा बनाता है। महाराजगंज सीमा बनाता है श्रावस्ती, ये भी सीमा बनाता है। इसके अलावा दोस्तों महाराजगंज बहराइच, ये भी सीमा बनाता है बहराइच। इन सबको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। पीलीभीत, कौन सा? पीलीभीत। कितने नाम हो गए? सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत
और दोस्तों कौन सा बहराइच। ये इतने दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो दोस्तों नेपाल से सीमा बनाते हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा, परीक्षा में कोई ना कोई सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों आज आप क्लास पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके परीक्षा के लिए की जा रही है। और दोस्तों क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, तो उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 1995 में, 1996 में, 1998 में, 2001 में। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब शुरू की गई थी? 1998 में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन इसकी पूरी डेट आप याद रख लीजिएगा, 29 दिसंबर 1998 को उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर। दोस्तों आपको बता दें, विश्व मृदा दिवस ये हम मनाते हैं 5 दिसंबर को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। अगर सवाल ऐसा पूछे कि दोस्तों विश्व मृदा दिवस इस बार की थीम क्या है, विश्व मृदा दिवस की थीम आपसे पूछ सकता है, इसलिए दोस्तों इसको लिख लीजिएगा आप। मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। इसको आप लिखेंगे मिट्टी और पानी, मिट्टी और पानी, मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत। मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत, जीवन का एक स्रोत। इसको आप नोट करके रखेंगे। ये इस बार की थीम है 2023 की। दोस्तों 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, जल्दी से बताएं। अभी दोस्तों पिछले महीने हमने बनाया था 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। 22 दिसंबर को दोस्तों हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस हम 22 दिसंबर को मनाते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को। और दोस्तों 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता सुरक्षा दिवस मनाते हैं। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये चारों ऑप्शंस हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 6 सदस्य, 7 सदस्य, 8 सदस्य, 10 सदस्य। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों प्रारूप समिति इसके अंदर कुल कितने सदस्य थे? तो आपको दोस्तों मैंने कई बार नोट कराया है, इसके अंदर कुल 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों आपको पूछ लिया इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव बी.आर. अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनको भी आप याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष है। दोस्तों भारत में जो कृषि जनगणना होती है वो दोस्तों हर बार 5 वर्षों के अंतराल में होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष से संबंधित है? 1882, 1881, 1872, 1883। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद ये दोस्तों कब का है? ये दोस्तों आपका 1883 का है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों हम बात करें 1872, इसको क्या हुआ था? जनगणना पहली बार हुई थी। जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में। अगर आपसे पूछ ले किसके समय में हुई थी? मेयो के समय में हुई थी। किसके? मेयो के समय में हुई थी 1872 में पहली जनगणना। और इसके बाद दोस्तों दशकीय आधार पर जनगणना कब हुई थी? 1881 में। इसको भी आप नोट करेंगे। अगर आपसे केवल सिंपल क्वेश्चन पूछे जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872, लेकिन दशकीय आधार पर 1881। और इल्बर्ट बिल विवाद ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कब का है? 1883 का है इल्बर्ट बिल विवाद। और किसके समय का है? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन,
लॉर्ड रिपन के समय का है, ये इल्बर्ट बिल विवाद है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्लेइंग इट माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताएं, क्षमा कीजिएगा। प्लेइंग इट माई वे ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सचिन तेंदुलकर की है। बच्चा बच्चा जानता है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों सुरेश रैना की, इनकी एक बहुत फेमस है बिलीव। बिलीव ये किसकी है? ये दोस्तों बिलीव है सुरेश रैना की। और एक इनकी बहुत फेमस है दोस्तों, मैंने कई बार देखा है, परीक्षाओं में पूछी गई है, सुरेश रैना की है। जल्दी से बताएं। एक इनकी बहुत फेमस इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम आपको जल्दी से बताना है। बिलीव तो है दोस्तों। अब एक बात करते हैं युवराज सिंह। दोस्तों एक इनकी और है दोस्तों, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी है? ये दोस्तों युवराज सिंह की है। इसको भी आप लिख लें, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द बेंडर ऑफ स्वीट्स किसकी पुस्तक है? चेतन भगत, आर के नारायण, रस्किन बॉन्ड, अरुंधति राय। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों द बेंडर ऑफ स्वीट्स ये बहुत फेमस पुस्तक है आर के नारायण की। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और मैंने आपको कई बार नोट कराया है, अरुंधति राय की एक पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, जल्दी से बताएं। अरुंधति राय एक इनकी बहुत फेमस पुस्तक है। और दोस्तों एक गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड ये पुस्तक किसकी है? सरोजनी नायडू की है। सरोजनी नायडू की पुस्तक है ये गोल्डन थ्रेशोल्ड, और परीक्षा में कई बार पूछी गई है। अरुंधति राय की दोस्तों एक पुस्तक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जल्दी से बताएं इनकी एक पुस्तक का क्या नाम है। बहुत बार परीक्षा में रिपीट हुआ सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर कौन निर्धारित करता है? आरबीआई, सेबी, सिडबी, वित्त मंत्रालय। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बैंक दर होती है उसको दोस्तों आरबीआई, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आरबीआई के द्वारा, आरबीआई इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं आरबीआई को लेकर। सारे सवाल दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहां से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आरबीआई का अधिनियम कब का है? 1934 का इसका अधिनियम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई आरबीआई का। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर हम दोस्तों बात करें आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो दोस्तों आपको याद होगा ऑसमोन स्मिथ। ऑसमोन स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर। लेकिन सवाल अगर ऐसे पूछे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आप आंसर देंगे सीडी देशमुख। ये 5 सवाल जो मैंने आपको बताए हैं लिख लीजिएगा, अच्छे सवाल हैं, परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पवन दिशा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? पवन दिशा पूछा गया, सही से सवाल को पढ़िएगा। एनीमोमीटर, फेदोमीटर, विंडवेन या पैरोमीटर। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पवन की गति, तो आप आंसर लगाएंगे एनीमोमीटर। अगर पवन गति पूछे, पवन की गति यानी कि हवा की गति को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। लेकिन विंड वेन, कौन सा? विंड वेन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके द्वारा हम दोस्तों पवन की दिशा को मापते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिएगा। फेदोमीटर, इसके द्वारा हम गहराई मापते हैं। गहराई की मापने के लिए हम फेदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। पायरोमीटर, इसके द्वारा उच्च ताप मापते हैं। उच्च ताप, किसी दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप मापने के लिए हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये चारों मीटर महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान संविधान में कहां से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, जर्मनी से, जापान से। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से बताएं। ये सवाल भी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए हैं, इनको भी आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान ये दोस्तों संविधान में कहां से लिया गया है, तो आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका जापान से लिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों अमेरिका से क्या क्या चीजें ली गई हैं वो आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना का प्रावधान कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार
ये दोस्तों कहाँ से लिया गया, ये भी अमेरिका से लिया गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं प्रस्तावना, ये सब दोस्तों अमेरिका से लिए गए। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये भी दोस्तों अमेरिका से ली गई है। और उपराष्ट्रपति का पद ये दोस्तों कहाँ से लिया गया, ये भी दोस्तों अमेरिका से ही लिया गया है। इतनी चीजें आप याद रखिएगा अमेरिका से। अब जर्मनी से दोस्तों आपको क्या याद रखना, जर्मनी से दोस्तों आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां दी जाती हैं वो दोस्तों कहाँ से ली गई हैं, जर्मनी से। इसको भी आप थोड़ा लिख लीजिएगा, अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से घाना की मुद्रा कौन सी है, शिलिंग, फ्रैंक, केडी, बिर, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। आपके दोस्तों सिलेबस में देके रखा है देश तथा मुद्रा और उनकी राजधानी, परीक्षा में आना ही आना है सवाल। दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने दोस्तों बहुत सारे राष्ट्रों की यात्रा की थी, तो दोस्तों जो घाना, पलाऊ, ये सब दोस्तों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गिनी, ये सब दोस्तों केन्या, ये सब महत्वपूर्ण है। इन सब की मुद्राएं दोस्तों इनके सामने लिखी हुई है, मैं आपको सारी मुद्राएं यहाँ पर नोट कराने वाला हूँ। निम्नलिखित में से घाना की मुद्रा कौन सी है, तो आप लिख लीजिएगा केडी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, केडी। अब बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर, जैसे कि शिलिंग। शिलिंग दोस्तों कहां की मुद्रा है, ये दोस्तों आपका केन्या की मुद्रा है। कहां की, केन्या। ये दोस्तों आपका केन्या की मुद्रा। और केन्या की राजधानी कौन सी है, नैरोबी। केन्या की राजधानी है नैरोबी, इसको आप यहीं पर लिखेंगे। फ्रैंक, फ्रैंक दोस्तों कहां की मुद्रा है, ये पापुआ न्यू गिनी। ये दोस्तों न्यू गिनी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी हमारे न्यू गिनी की यात्रा पर गए थे दोस्तों, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गिनी की दोस्तों मुद्रा कौन सी है, फ्रैंक। और गिनी का दोस्तों इसका राजधानी कौन सी है, कोनार्के। क्या है, कोनार्के इनकी राजधानी है। अब दोस्तों ये बिर, ये परीक्षा में पूछी गई है, ये कहाँ की है, ये दोस्तों आपका इथोपिया की है। कहाँ की, इथोपिया। इथोपिया की मुद्रा। और इथोपिया की दोस्तों राजधानी कहाँ पर है, अदिस अबाबा। अदिश अबाबा, अबाबा, इसको भी आप लिख लीजिएगा। दोस्तों शिलिंग, शिलिंग किसकी मुद्रा है, केन्या की, राजधानी क्या है, नैरोबी। फ्रैंक, फ्रैंक किसकी मुद्रा है, गिनी की, राजधानी क्या है, कोनार्के। और दोस्तों हमने क्या पूछा, घाना, घाना की मुद्रा क्या है, केडी। और इथोपिया की राजधानी कौन सी है, अदिस अबाबा। मुद्रा, मुद्रा कौन सी है, बिर। उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अजरबैजान की मुद्रा कौन सी है, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों विश्व शतरंज चैंपियनशिप भी दोस्तों अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुई है, इसलिए दोस्तों हमारे लिए सवाल महत्वपूर्ण बन सकता है, इसलिए मैंने इसको वहां पर लिया हुआ है। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अजरबैजान की मुद्रा कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनात। मनात दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसकी राजधानी कौन सी है, बाकू। अजरबैजान की राजधानी कौन सी है, बाकू अजरबैजान की राजधानी है, मुद्रा है मनात। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण चीजों को लेकर, जैसे कि लेवा। लेवा दोस्तों कहां की मुद्रा है, लेवा दोस्तों आपका बुल्गारिया की है। कहां की, बुल्गारिया। बुल्गारिया, बुल्गारिया की मुद्रा कौन सी है, लेवा बुल्गारिया की मुद्रा है। और इसकी दोस्तों राजधानी कौन सी है, सोफिया। सोफिया। इन सबको दोस्तों आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, एक दो बार पढ़ेंगे आपको आसानी से याद आ जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण, जैसे कि पीसो। जल्दी से बताएं दोस्तों ये पीसो कहाँ की मुद्रा है, पीसो। परीक्षा में कई बार आई हुई है ये पीसो मुद्रा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। पीसो दोस्तों कहाँ की मुद्रा है, जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट कर कर बताना है। पीसो, जल्दी से बताएं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। यहाँ पर उड़िया नहीं होगा, यहाँ पर यूरिया होगा। क्या होगा, यूरिया गोल्ड। अभी दोस्तों 2023 में दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा, मैग्नीशियम की, फास्फोरस की, सल्फर की। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सल्फर की कमी को दूर करेगा। कौन, यूरिया गोल्ड। याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आज का अगला और अंतिम सवाल है, फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन बना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत। दोस्तों आपको बता दें फीफा महिला, यहाँ पर दोस्तों महिला वाला पूछा गया, याद रखिएगा। फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप, दोस्तों पुरुष वाला हर बच्चा याद किए हुए बैठा है, लेकिन याद रखिएगा महिला वाला आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023, इसका दोस्तों विजेता कौन बना है, इंग्लैंड इसका विजेता बन चुका है। अगर हम दोस्तों बात करें इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इसका आयोजन अगर परीक्षा में पूछे इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इसका आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। जीता कौन है, जीता है आपका
इंग्लैंड। उम्मीद करता हूं इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों मैंने आपसे पूछा है पीसो दोस्तों कहाँ की मुद्रा है, जल्दी से बताएं, मुझे अभी रैंडमली याद नहीं आ रहा है कि पीसो कहाँ की मुद्रा है। इसका आंसर आपको कमेंट कर जरूर बताना है। ये थे दोस्तों आज की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।